सो 15th ऑफ अप्रैल को था मेरा डीवी और आप में से काफ़ी सारे जिन्होंने कमेंट किया था ये बताने के लिए कि मेरा जो डीवी का प्रोसीजर है वो कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे। सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो नए हैं उनके लिए मैं हूँ कोमल और मेरा जो सिलेक्शन है वो आरबी क्लर्क में हुआ है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो मैं बताती हूँ कि पूरा का पूरा जो सीन है वो कैसा था। तो देखो, जो आरबीआई का मेरा एग्जाम होने वाला था प्रीलिम्स का, वो लखनऊ में ही पड़ता है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी वो लखनऊ की दी थी। और जब डीवी का हमको मेल आया तब वो जो एड्रेस था वो भी लखनऊ का था, वो भी काफ़ी ऑब्वियस था क्योंकि लखनऊ में ही हेडक्वार्टर है। बट जो एग्जैक्ट एड्रेस था वो डीवी के मेल में पता चल गया था। तो जैसे ही मेल आया उसके 1-2 दिन में मैंने जो टिकट्स है वो बुक कर दी थी, क्योंकि फिर एंड टाइम पे जब एडमिट कार्ड आता है, एग्जैक्ट एड्रेस पता चलता आरबीआई के एग्ज़ाम का, तब तक फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने पहले ही बुक कर दी थी। तो 9th ऑफ अप्रैल की मैंने जाने की टिकट्स बुक कर दी थी और 16th ऑफ अप्रैल की मैंने वापस आने की टिकट बुक कर दी थी। तो मेरे को ये तो पता था कि जो लखनऊ में आई मीन आरबीआई का जो सेंटर है वो लखनऊ में ही पड़ेगा। तो ये मैं पहले से प्लानिंग कर चुकी थी, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड आता है तो मेरा जो सेंटर है लखनऊ में। तो आरबीआई का जो एग्ज़ाम था उसका जो एड्रेस था और जो डीवी का एड्रेस था, दोनों में 15-16 किलोमीटर का डिफरेंस था। लेकिन मैं अपने रिलेटिव के यहाँ स्टे कर रही थी तो मुझे उससे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ट्रैवल कर लेती। ओके। तो 9th ऑफ अप्रैल को मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, पहुँच जाती हूँ। 11th को मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 15th को मेरा डीवी था। तो डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने हमको मेल कर दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10th-12th का, ग्रेजुएशन का या पीजी का मार्कशीट है तो वो हो गया, और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो गए। उसके बाद एनपीएस जो हमको वो प्रान नंबर जनरेट करना था वो हो गया, सिबिल हो गया। ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें थी वो, और ये जो अलग से चीज़ें थी वो सब कुछ उन्होंने हमें मेल पे कर दिया था। तो वो सब चीज़ें तो मैंने करा ली थी। बात रह गई मेरा एनपीएस का और सिबिल स्कोर का, ठीक है। तो सिबिल स्कोर क्योंकि मैंने कभी लोन लिया नहीं है तो मेरा जनरेट हो नहीं रहा था, उसमें डेटा नॉट फाउंड ऐसा करके आ रहा था, ठीक है। अब आई वाज कंसर्न कि जब उस वाले स्क्रीनशॉट में मेरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिबिल रिपोर्ट या जो भी एसेस है वो मेरा ही है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, जितनी भी वेबसाइट थी सब पे जाके चेक किया, सब पे ऐसे ही हो रहा था, कहीं पे भी मेरे नाम के साथ में नहीं लिखा हुआ था कि इस पर्टिकुलर पर्सन के जो डिटेल्स है वो नहीं फाउंड हो रहे। उसके बाद जो प्रान नंबर था उसमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मेरे वाले के साथ क्या हुआ कि सबसे पहले तो वो रिजेक्ट हो गया था, उसको मैंने दोबारा अप्लाई किया तो उसका जो पेमेंट है उसका मेल मेरे पास आया था जब मैं वहाँ पे थी। आई गेस 12 या 13 को मेरे पास मेल आया था पेमेंट करने के लिए, 500 टियर 1 वाले में, ठीक है। तो मैंने वो पेमेंट कर दिया था। तो मेरे को कंफर्मेशन वाला मेल नहीं आया था, मेरे को वो वाला मेल आया था पेमेंट वाला जिसमें प्रान नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। बट वो नहीं था कि हाँ आपका फुल्ली जनरेट हो गया, ऐसा नहीं था। तो मैंने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका फुल्ली जनरेट हुआ है, आपके पास कार्ड आ गया है कि नहीं आ गया। बेसिकली उनको प्रान नंबर चाहिए, उसमें पूरा का पूरा प्रान नंबर लिखा होना चाहिए। वो तो मेरे मेल पे लिखा हुआ था, तो वो ले लिया। सिविल रिपोर्ट के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि या तो बैंक से वो निकलवा के ले लो या फिर वो जो आपके पास स्क्रीनशॉट है उसी से चल जाएगा। तो मैं वहाँ पे लखनऊ में ही एक बैंक थी, मतलब मेरे ही बैंक की एक ब्रांच थी, मैं वहाँ पे गई बट उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी तो स्क्रीनशॉट से हो ही जाएगा। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपना ली के फिर मैं गई डीवी के लिए 15th ऑफ अप्रैल को। और वहाँ पे रास्ते में मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। मैं विवेक से मिली, मैं विनीत से मिली, मैं सृष्टि से मिली, मैं कोमल से मिली, और भी 1-2 लोग थे बट उनसे मैं नाम पूछना भूल गई थी, मैं बातों में ही इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सबसे मिली। फिर सबसे पहले तो हम लोग को नीचे वेटिंग हॉल में लेके गए और वहाँ पे बोला कि 2-2 फाइल्स दी थी। एक फ़ाइल में सारी ओरिजिनल कॉपीज़ लगानी थी, एक फ़ाइल में सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ लगानी थी। अब मैं इतने स्टूपिड, उन्होंने बोला था एक में ओरिजिनल एक में डुप्लीकेट, तो मैं एकदम जो उन्होंने बोला वैसे ही, तो मैं सारे ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दिए एक फाइल में और सारे डुप्लीकेट एक में लगा दिए। बट जो ओरिजिनल वाला है ना उसमें भी जो चीज़ें हम ओरिजिनल नहीं दे सकते, जैसे 10th-12th का मार्कशीट जो है वो हम ओरिजिनल नहीं दे सकते, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ लगानी थी। तो मैंने किसी से पूछा था तो दे सेड कि हाँ ठीक है 2 कॉपीज़ इसमें लगा दो। तो मैंने क्या किया कि ओरिजिनल वाली जो फ़ाइल थी उसमें 4 चीज़ें, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी 1-2 चीज़ें थी, हाँ मेडिकल और एक और कोई चीज़ थी, वो ओरिजिनल लगा दी। और डुप्लीकेट वाली जो फ़ाइल थी उसमें 2-2 कॉपीज़ लगा दी हर चीज़ की, ठीक है। तो मैं तो अपनी फ़ाइल रेडी करके बैठी हूँ, मुझे लगा कि मैंने तो सब कुछ परफेक्ट कर दिया है। उसके बाद फिर एक-एक करके लिस्ट में नाम लेते गए कि वो जाते थे। फिर वहाँ पे एक सीन 2 सर थे, ठीक है, उन लोगों से फ़ाइल चेक होती थी। एक ओरिजिनल वाली चेक करते थे, एक डुप्लीकेट वाली चेक करते थे। ऐसे करते-करते मेरा नंबर आया, तो मेरा नाम उन्होंने लिया, मैं गई तो उन्होंने बोला कि इसमें तो आपने डुप्लीकेट वाली में तो लगा रखी है, ओरिजिनल वाली में तो है ही नहीं बाकी डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा सर ओरिजिनल वाली में तो ओरिजिनल ही है। उन्होंने बोला नहीं, जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो लगाओ ना इसमें। फिर मैं वापस गई अपनी सीट पे, फिर बाकी बच्चों का काम होने लग गया, फिर मैंने वो चीज़ें लगा दी, ठीक है।
तो उसमें मेरी विवेक ने काफ़ी हेल्प की थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने लगा दी और उसके बाद फिर मैं सोची कि अब तो सब कुछ सेट है। तो वो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं दोबारा से सर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि इसमें जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो तो लगा हुआ ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि सब कह रहे थे, जब मैंने मार्कशीट निकाल ली थी ऑनलाइन, तो सब कह रहे थे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। फिर मैं कॉलेज जाके प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा के लाई थी। तो आई डिडंट नो कि वो दोनों चाहिए होता है उनको, ठीक है। और मैं पागल हूँ, वो जो लिस्ट दी हुई थी ना उसमें लिखा हुआ था मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मैंने वो नहीं पढ़ा था, मैं तो सिर्फ लाइन से लगाती गई थी। तो मैंने कहा अच्छा वो भी चाहिए, तो मैं सब कुछ लेके गई हुई थी। तो मेरे पास उसकी 3-4 कॉपीज़ थी मेरी मार्कशीट की। तो मैंने वो दोनों में वो कॉपीज़ लगा दी। फिर मैं दोबारा गई। इमेजिन, मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था कि मतलब बाकी सबकी एक-एक, 2-2 बार में ही फाइल सारी की सारी मतलब कंप्लीट हो गई थी और मैं तीसरी बार गई हूँ उनके पास और मैं फिंगर क्रॉस करके खड़ी हूँ। सर चेक कर रहे थे और आई डिडंट नो कि 2020 के बाद से कुछ पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, जो 2020 से पहले वाले बच्चों को अलग से मिलता था और 2020 के बाद वाले बच्चों को साथ में ही मिलता है मार्कशीट के। तो मेरे पास तो पासिंग सर्टिफिकेट था नहीं और मैं डिजी लॉकर पे चेक करी तो डिजी लॉकर पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैं 2020 के बाद वाली हूँ, ठीक है। मेरा 2020 में 10th हुआ था, 2022 में 12th हुआ था। तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट मार्कशीट था उसी में वो सर्टिफिकेट मतलब ऐसे लिखा था कि रिजल्ट कम सर्टिफिकेट ऐसे करके। तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर क्या लिखा है, मैंने तो मार्क्स देखे और हो गया, बात खत्म। तो मैंने सर को बोला कि सर मेरे पास तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, कि मेरे को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। तो सर ने बोला कि आपको अंडरटेकिंग क्यों देनी है, आपका तो दोनों साथ में ही अटैच। मैंने कहा ओह अच्छा ऐसा क्या। तो सर ने बोला कि मैडम सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, ये मार्कशीट वगैरह और अपने डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान देना होता है। मैंने बोला वो सर मैंने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे। फिर वो हो गया मेरा, फिर उन्होंने मेरे को ऊपर भेजा। 5 पैनल थे, तो 5 पैनल में हर पैनल पे 2-2 लोग थे, ठीक है। तो जैसे पैनल 1 है तो पैनल 1 के 2 लोग थे, ठीक है, दो जो चेक कर रहे थे। तो ऐसे करके टोटल 10-12 लोग होंगे, ठीक है। तो जो पहले गया हुआ था उसका पहले हो रहा था और जो बाद में गया था उसका बाद में हो रहा था। तो मेरा जो नाम था लिस्ट में ऑलमोस्ट एंड ही हो गया था, तो मैं सबसे लास्ट में ही थी, ठीक है। सर थे वो हमारी फ़ोटो ले रहे थे और हमारी कुछ तो डिटेल्स थी जो वो अपने फ़ोन में फ़िल कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत वो पूछ रहे थे, तो फिर वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है? मैंने बोला सर सारे ही दिए थे। तो फिर कहने लगे किसी में हुआ? मैंने कहा नहीं सर, किसी में कुछ नंबर से, किसी में कुछ नंबर से ऐसे करके रह गया। तो कह रहे हैं कि अच्छा तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। मैंने बोला हाँ सर मैं अभी भी पढ़ी। तो उनका हो गया, फिर उन्होंने हमको बोला कि जाके आपको वेट करना है। फिर वहाँ पे सोफ़ा लगे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी। तो फिर ऐसे बात करते-करते हुआ कि किसमें कितना स्कोर था, नहीं था। फिर अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह सब बात कर रहे थे। करंट अफेयर्स ने कितना परेशान किया था और कितना ज़्यादा मतलब किसी में कुछ रह गया, किसी में कुछ रह गया। तो मैंने बताया कि मेरा आरआरबी पीयू में करंट अफेयर्स की वजह से रह गया था सेक्शनल, और मेरे को आरआरबी क्लर्क में भी डर लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट टच वुड इसमें हो गया था। तो फिर वही ऐसे डिस्कस हो रहा था कि कौन क्या यूज़ करता है। तो मैंने बताया कि मैंने स्मार्ट कीड़ा यूज़ किया था और मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं की थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बट जितना भी किया वो स्मार्ट कीड़ा को यूज़ किया था और कुछ सर की वीडियो देखी थी। तो वही अभी फिर मैंने बताया, फिर वो पूछ रहे थे कि आगे क्या फ़ॉलो करोगे आरबीआई के लिए। तो मैंने बताया कि आरबीआई के लिए भी तो मैं वही फ़ॉलो करने वाली हूँ। स्मार्ट कीड़ा पे क्या रहता है ना कि वो वाला फ़ीचर जो रहता है ना, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ कि वो जो फ़ीचर होता है जिसमें वो जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता रहता है जब तक हम लोग सही नहीं करते हैं। तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है, जिसकी वजह से मैं स्मार्ट कीड़ा फ़ॉलो करती हूँ। तो अगर आप में से किसी को लेना होगा तो आप भी ले सकते हो। FEST25 FEST25 कोड लगाना तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे से पहले 2 लोग थे जिनका हो रहा था और उसके बाद फिर मेरा नंबर था। तो मैं वहाँ पे बैठ कर के ऐसे ही चेक कर रही थी। तो वहाँ पे एक सर थे, तो हमें ना वीडियो वगैरह अंदर की जो है ना वो बनाने के लिए मना किया गया था कि वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया पे डालोगे तो एक्शन वगैरह लेंगे, पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे। बट मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, तो मैंने जो डीवी की जो शॉर्ट्स डाली है वो भी मतलब ऐसे अंदर की कुछ नहीं डाली है, मैंने बाहर की डाल दिया। एनीवेज़, तो उन सर ने मेरे को बुलाया और बोला कि वीडियो बना ली ना? मैंने बोला नहीं सर। तो कह रहे हैं कि दिखाना फ़ोन। तो मैंने फ़ोन खोल के दिखाया, मैंने कहा सर मैं तो बस मैसेजेस चेक कर रही थी, ठीक है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों में मुझे उठा के क्यों पूछ रहे हैं। मैंने थोड़ी बारी आ जाती है और मैं जाती हूँ सर के पास, तो फिर वो मेरे को 2 पेज देते हैं और उसमें लिखा होता है कि कहाँ पे साइन करना है। मतलब वहाँ पे ऑब्वियस होता है कि वहाँ पे नाम नहीं आएगा, वहाँ पे साइन नहीं आएगा, बट स्टिल वो मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपना साइन करना है, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना डेट डाल देना, प्लेस डाल देना, ऐसे करके बताते हैं। और फिर सेकंड पेज पे हमको जो अंडरटेकिंग क्यों बोल रही हूँ, जो हमारा वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो सेंटेंस कॉपी करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं। उन्होंने वो सेंटेंस में से कॉपी करवाया, वो देखने के लिए कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके बाद फिर साइन वगैरह जो भी है, वो 2 पेज थे, कुछ भी नहीं करना था उसमें, बस ऐसी 2-3 जगह पे अपना नाम और साइन करना था। मैंने वो कर दिया। फिर सर ने उसमें से एक कॉपी लगाई ओरिजिनल वाले पे और फिर एक कुछ था डॉक्यूमेंट जो उन्होंने
डुप्लीकेट वाली पे लगाया, ठीक है। फिर उन्होंने जो भी मेरे 10th-12th के मार्कशीट थे वो, कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट था वो, इन सब चीज़ों के ओरिजिनल कॉपीज़ मांगे और वो चेक करके फिर वो उस पर स्टैंप लगा रहे थे। कुछ लोग पूछते हो कि जो कंप्यूटर का कोर्स है वो मैंने कहाँ से किया, तो मेरे घर के पास में एक लोकल इंस्टीट्यूट था, मैंने वहीं से किया था, तो उसी का सर्टिफिकेट था। वैसे मैंने 10th में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरे पास था, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बट स्टिल मेरे पास वो सर्टिफिकेट था तो मैंने वो लगा दिया। सर ने मेरे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे 10th-12th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट आई मीन, और जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें ली, फिर उसको एक एक करके चेक कर रहे थे। फिर 10th में वाले में सर ने जब स्टैंप लगा दिया, 12th में सर ने स्टैंप लगाया तो सर ने थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि 12th में कितने परसेंटेज थे, तो आई सेड 96 परसेंटेज। उन्होंने कहा अच्छा। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो वो जो सर होते हैं वो या मैम जो भी होती है वो थोड़े ऐसे बेसिक से क्वेश्चन करती रहती हैं कि पापा क्या करते हैं और आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, ऐसे थोड़े बहुत बेसिक सवाल करते रहते हैं। तो इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है। कुछ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गए थे, बट वो इतना काम हो के जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे होते, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले सुनी थी, बट वहाँ जाकर के मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि वहाँ पे वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट कम भी होगा ना, तो वो आपको टाइम दे देंगे ज्वाइनिंग का, आप तब तक पूरे कर सकते हो। सर ने मेरी मार्कशीट देखी ग्रेजुएशन की, तो उस पर हंसराज कॉलेज लिखा हुआ था। तो जनरली जो बाहर वाले होते हैं, दिल्ली से बाहर वाले, उनको इतना आइडिया नहीं रहता कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला कॉलेज है, मतलब बहुतों को रहता भी है, बट मैंने काफ़ी सारे जने ऐसे देखे हैं जो मेरे से फिर पूछते हैं कि ये कौन सा कॉलेज है, नहीं ऐसे करके। तो सर ने बोला हंसराज कॉलेज, ये तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि कॉमर्स के थ्रू और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैंने बोला CA, CS, CMA, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो सर ने बोला आप वहाँ पे क्यों नहीं गए। मैंने बोला सर उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मेरे को जल्दी सेटल होना था। तो सर ने बोला अच्छा, तो आपने इससे पहले और भी कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सर, दिए तो मैंने सारे ही थे। तो सर ने बोला फिर हुआ नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, कि वही कि किसी में कुछ से रह गया। तो सर ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। कॉमर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो मैंने बोला SRCC। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद, तो मैंने बोला हंसराज। तो कह रहे अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जो सर्टिफिकेट्स है बाकी वो चेक किए, उस पर स्टैंप लगाया। फिर डुप्लीकेट वाली जो कॉपी है उसको भी वैसे ही उसी तरीके से उन्होंने वो पूरा का पूरा चेक किया। तो इतना हुआ था मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो जो फाइल है वो साइड में करके रख दी। फिर मैंने सर से पूछा कि सर इसका जो क्या कहते हैं, हाँ, इसका जो कन्फर्मेशन है वो कब आएगा। तो सर ने बोला कि कन्फर्मेशन जैसे आपका DV का आया था मेल, उसी तरह आपका फिर इसका भी आ जाएगा, जो भी जॉइनिंग ट्रेनिंग होगा उसका आ जाएगा मेल। तो वहाँ पे तो सब लोग ऐसा कह रहे थे कि जो जॉइनिंग है वो हमारी जल्दी हो जाएगी और ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग बाद में होगी। ऐसा उड़ती उड़ती खबर आई थी। ऐसा कुछ उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला था, बट ऐसा सुनने में आया था। तो पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली हुआ था। और एक और केस हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो यही था या नहीं था, क्योंकि मैं अपने DV में तो मैं थी लगी हुई, बट ऐसे थोड़ा ओवर हियर कर लिया था। वहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट थी, उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी उसमें जो ईयर था वो अलग था और जो सर्टिफिकेट था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें अलग था। तो डिग्री में जो डेट है वो 2022 और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसमें 2023, कुछ इस तरह से, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी बात को। तो उसमें थोड़ा मेरे को नहीं पता कि आगे जाके उनका क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे से 1-2 पैनल छोड़ के थी, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ओवर ही हुआ था। तो वहाँ पे वो मैम उनसे पूछती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वो। तो अब पता नहीं उनका क्या हुआ होगा आगे, बट बेसिकली इस पूरे प्रोसीजर में मेरे को ये तो समझ में आ गया कि वो रिजेक्ट तो आपको नहीं करेंगे। आपके पास बस डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, प्लस अगर आपका ऐसा है कि कोई डॉक्यूमेंट कम है, जैसे कि मान लो NPS और सिबिल जो है वो उनका मैंडेटरी है कि वो उनको चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी वो थोड़ा टाइम दे देंगे, क्योंकि मेरे साथ में ही एक था मेल कैंडिडेट, उनके पास ना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था, ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, ना मेडिकल था, तो ना NPS था, ना सिबिल था, मतलब ये सारी जो भी चीज़ें थी वो थी ही नहीं। तो उनको सर कह रहे थे कि आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है कि कैसे करें, नहीं करें, बट स्टिल उनको भी टाइम दिया गया, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने के बाद। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी थोड़ी पैनिक थी कि कहीं मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत ना हो जाए, कहीं मेरा कोई डॉक्यूमेंट छूट ना गया हो, कहीं कुछ मिसिंग ना हो, ऐसे करके। बट काफ़ी ज़्यादा चिल रहते हैं वहाँ पे, तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा DV का प्रोसीजर था और आई होप मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी होंगी। अगर कुछ रह गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लस आप लोगों से मिलके, जो मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब एक ऐसी वाली फीलिंग आती है कि हाँ चलो, ऐसी नई जगह पे कोई तो जानता है, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को मिलके। और अभी फ़िलहाल जॉइनिंग ट्रेनिंग या जो भी होगी और कहाँ होगी नहीं होगी कुछ भी पता नहीं है। तो या वेट कर रही हूँ मैं मेल का, और बाकी RBI असिस्टेंट की प्रिपरेशन करनी है। तो प्रीलिम्स का जो भी एनालिसिस था वो मैंने चैनल पर डाल दिया था। अब उसमें कितने नेगेटिव जाएंगे नहीं जाएंगे मेरे को नहीं आइडिया है। अभी तक मेरे को क्वांट्स में 1 नेगेटिव मिला है। इंग्लिश में मैंने जितना चेक किया उतना तो मेरे को मतलब मैच हो गए हैं मेरे फ्रेंड्स लोगों से, बट
वही क्वांट रीजनिंग का तो क्वेश्चंस याद नहीं रहते ना, तो उसका पता नहीं है। बट आई एम होपिंग, फिंगर क्रॉस्ड, कि प्रीलिम्स हो जाए और मेंस के लिए फिर प्रिपरेशन करनी है। पर दिक्कत ये है कि आरबीआई असिस्टेंट का मेंस और आरबीआई क्लर्क का जो ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग जो भी होगा वो क्लैश करेगा, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस है वो 11 जून को लगा हुआ है, ठीक है, और ज्वाइनिंग जो है वो मई फर्स्ट वीक या अप्रैल एंड ऐसा करके बता रहे हैं। तो उसका मेरे को थोड़ा है स्ट्रेस कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, बट देखते हैं क्या होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज डू सब्सक्राइब।